हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर। हम फिजिक्स के टॉपिक्स कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हैं। ठीक है, जैसे बीएसएफ में, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो वहाँ से वो क्वेश्चन उठाते थे हम लोग और एक क्वेश्चन संबंधित सारा टॉपिक क्लियर करते थे। हम इस प्रकार से फिजिक्स को लेके चलते थे। आज हम लेके आए इसी प्रकार से वैद्युत धारा। वैद्युत धारा से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हम उनको देखेंगे आज। ठीक, सबसे पहले आता है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो किसी भी चालक छड़ में आवेश प्रवाह की दर, किसी भी चालक छड़ में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। दर का मतलब होता है कि बटे में समय रखना है आप लोगों को। ठीक, बटे में समय किसकी दर? आवेश प्रवाह की। तो आई बराबर हो जाएगा Q अपॉन टी। तो Q का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड। और एक कूलाम प्रति सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आवेश, ये जो Q, ये जो आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। परिमाण तो होता है लेकिन दिशा अर्थात डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, समय भी आपकी अदिश राशि है। समय भी कैसी राशि है? ये भी अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि। वैद्युत धारा भी कैसी राशि है? अदिश राशि। वैद्युत धारा भी अदिश राशि है, तो ध्यान रखेंगे। तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट, आवेश प्रवाह की दर, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा Q अपॉन टी, क्योंकि हम पता है कि दर, दर का मतलब होता है बटे में समय। किसकी दर? आवेश प्रवाह की। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एम धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड। और 1 कूलाम प्रति सेकंड को 1 एम्पीयर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे, आगे देखो। आपने अभी अभी पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो आवेश किसे कहते हैं? आवेश ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। पॉजिटिव, पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, और पॉजिटिव, नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अर्थात आकर्षण बल लगाते हैं। आवेश को प्लस और माइनस में जो डिवाइड किया, आवेश का जो विभाजन किया है, विभाजन, वो एक वैज्ञानिक हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का विभाजन किया है। ठीक, तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का विभाजन किसके सिद्धांत पर किया है या किस प्रयोग के सिद्धांत पर किया है? तो इन्होंने पतंग उड़ाने के सिद्धांत पर किया है, पतंग उड़ाने। और सीधा यही ऑप्शन बना हुआ था, पतंग उड़ाने के सिद्धांत पर, आकाश में पतंग उड़ाने के। ठीक है, यही ऑप्शन बना हुआ था और सीधा सीधा ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आगे देखिए। तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं और दोनों ही आवेश, क्योंकि हमारी जो वैद्युत धारा की परिभाषा होती है वो ये है कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो आवेश तो आपके दो प्रकार के होते हैं,
तो दोनों जब प्रवाहित होंगे, क्या है वो धनावेश प्रवाहित हो या ऋणावेश प्रवाहित हो, वैद्युत धारा तो बहेगी। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ बहती है देखो। ठोसों में, ठोसों में वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। ठोसों में वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण बहती है, जबकि द्रव व गैसों में, गैसों में वैद्युत धारा प्रोटोनों यानी कि धनावेश व इलेक्ट्रॉनों यानी कि ऋणावेश दोनों के द्वारा प्रवाहित होती है, दोनों के द्वारा प्रवाहित होती है। ठीक है, दोनों के द्वारा प्रवाहित होती है। तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और प्रोटॉनों की, वैद्युत धारा प्रोटॉनों की ही, प्रोटॉनों की ही दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और प्रोटॉनों की ही दिशा में, यानी कि जिधर प्रोटॉन प्रवाहित होते हैं वैद्युत धारा उसी दिशा में प्रवाहित होती है, यह इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में। ठीक, तो ये आवेश डिवाइडेशन से आपको बताया गया। आगे देखिए, उसके बाद आता है कि किसी भी ठोस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक ये एक पॉइंट आता है, ठोसों में, ठोसों के प्रति एकांक, ठोसों के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग, ठोसों में भी मतलब धातुओं में, ठोसों का मतलब भी है यहाँ धातुओं में, लगभग 10 की घात 28 प्रति मीटर की घात 3 होती है। मतलब 10 की घात 28 ये लगभग 29 होती है भाई। ठीक है, प्रति एकांक मीटर में 10 की घात प्लस के 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर धारा कितने इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक सेकंड में प्रवाहित हो, जिससे कि परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर धारा कितने इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के बराबर होती है। तो देखो आपको दिया है, या क्वेश्चन में बना देता हूं यहां से, कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा प्रति सेकंड, प्रति सेकंड प्रवाहित, प्रति सेकंड प्रवाहित कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। ठीक है, तो देखोगे, चूंकि आप जानते हैं आपको दिया है यहां, आपको दिया हुआ है कि I बराबर 1 एम्पियर। ठीक, टाइम आपको दे रखा है वो 1 सेकेंड।
चूंकि आप जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन T, और चूंकि आप जानते हैं कि आवेश की क्वांटम प्रकृति Q बराबर NE, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है Q बराबर NE, तो I बराबर कितना हो जाएगा NE अपॉन T। I की वैल्यू 1 दी हुई है, N का मान हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम, उस समय 1 सेकेंड। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ेगा, ऊपर ले जाएंगे इसको, n इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ हो जाएगी, अपॉन में 16। तो मैं इसको ले सकता हूँ, घात ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये लिख सकता हूँ मैं इसको 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। तो काट के कितना आ जाएगा यहाँ, 16 छंग 96, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होने चाहिए, तब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है भाई, तो ये आ गया n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। आगे देखिए भाई, इसके बाद आता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या होती है 10⁻29 प्रति मीटर की घात 3, यानी कि प्रति एकांक आयतन में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन लगभग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु में अनियमित गति करते रहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में अनियमित गति करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और मालूम किया जा सकता है आप लोगों से कि इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है भाई, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग अगर ये मालूम किया जाए तो ये शून्य होता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर अनियमित गति करते हैं। तो जब वे एक दूसरे के अपोजिट आके टकराते हैं, वेग तो सबका बराबर है, तो परिणामी वेग कितना हो जाएगा 0। तो सबका औसत निकालेंगे तो 0। ठीक है, देखिए आगे देखो। उसके बाद आता है कि एक आता है श्रांति काल। श्रांति काल से पहले देखिए आप मुक्त माध्यीय पथ। ठीक है, किसे कहते हैं, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच जितनी दूरी तय करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन का मुक्त माध्यीय पथ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर ये टकरा के इधर आया, तो कितनी लगातार टक्करें हो गई, 1 2। ठीक है, तो 2 टक्करों में जितनी दूरी ये तय करता है उसे क्या कहते हैं, मुक्त माध्यीय पथ, और जितने समय में ये तय करता है उसको कहते हैं श्रांति काल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों में लगा समय श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, श्रांति काल। उसके बाद आगे देखिए, श्रांति काल को हम टो से प्रदर्शित करते हैं। टो यहां ऊष्मीय वेग से इलेक्ट्रॉन स्वतः गति करते हैं किसी भी धातु के भीतर। लेकिन जब किसी धातु के सिरों के बीच 20 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाता है, मान लेते हैं कि कोई ये धातु का टुकड़ा है, ठीक है, जिसके प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। जब इस धातु के टुकड़े के सिरों के बीच हम 20 वोल्ट का विभवांतर लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले से चल रहे थे ऊष्मीय वेग से, जैसे ही आप 20 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो ये अपवाह वेग से चलने लगते हैं।
अफवाह वेग bd का मान होता है a ए मतलब बैटरी द्वारा लगाया गया वैद्युत बल द्वारा इलेक्ट्रॉन में जो त्वरण उत्पन्न होगा गुणा श्रांति काल के गुणनफल को हम अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो अपवाह वेग के पदों में धारा का मान क्या होगा, I बराबर होता है NeA/Vd, जहां n है प्रति एकांक आयतन में, प्रति, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, जहां n बराबर है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो ये काट है ये है एरिया, जो अनुप्रस्थ खड़ी काट है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। और BD है अपवाह वेग, अपवाह वेग, या इसको कहते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही आपने इसको VD लिखा है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही आपने क्या लिखा है, VD। वैसे ही अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग से ऊपर एक सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, उस सूक्ष्म वेग को ही क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसे हम BD से प्रदर्शित करते हैं। और VD इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, जो किस कारण उत्पन्न होगा, जब आपने इसके सिरों के बीच 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया है और मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है, तो तार के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और E बराबर क्या होता है, EQ, E बराबर होता है F/Q, तो V/L। ठीक है, और F बराबर होता है MA/Q VL, V/L, तो A बराबर हो जाएगा यहाँ से VQLM। तो इलेक्ट्रॉन में इतना त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, वैद्युत बल के कारण, वैद्युत बल किस कारण लगा इलेक्ट्रॉन पर, वैद्युत क्षेत्र के कारण। वैद्युत क्षेत्र किस कारण उत्पन्न हुआ, विभवांतर के कारण, जो आपने बाह्य बैटरी लगाई थी। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, तो I बराबर NeA/VD, आप ये भी याद रखेंगे, I बराबर ये भी एक अनुगमन वेग के पदों में वैद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बाद आता है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चालक तार के किसी बिंदु के, किसी भी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है। उस बिंदु पर क्या कहलाता है, धारा घनत्व। अब परिभाषा बना सकते हैं, किसी भी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है, जिसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसका बीमीय फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीमीय फॉर्मूला, L−2A। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ध्यान रखेंगे आप, जिसकी दिशा किधर होती है, धनावेश से या धन आवेश के चलने की दिशा के अनुदिश। ठीक है, धनावेश के चलने की दिशा के अनुदिश या धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये आपने सीखा है धातुओं में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है।
द्रवों तथा गैसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों दोनों के द्वारा होता है। अब अर्धचालक को देखेंगे आप, ठीक है, अर्धचालकों को देखेंगे। अर्धचालक, पहले तो आप देखो अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक वे चालक या वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है भाई, अशुद्ध अर्धचालक भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप अर्धचालक और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। ठीक है भाई, एन टाइप अर्धचालक में 5 संयुक्ता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में जब 5 संयोजकता वाली मिलाई जाती है, संयोजकता वाली अशुद्धि, यानी कि अशुद्धि भी हम धातु की मिलाते हैं, और पी टाइप में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, ये भी धातु। 5 संयुक्ता वाली जैसे हो गया आर्सेनिक या फिर फास्फोरस, फास्फोरस, या फिर हो गया एंटीमनी, एंटीमनी। और 3 संयुक्त वाली में जैसे हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, या फिर हो गया बोरान, या फिर हो गया गैलियम, गैलियम, या फिर हो गया इंडियम। ठीक है, तो अर्धचालक कहा जाता है किन्हें? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक मुख्यतः अर्धचालक कौन कौन से हैं? जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, एक सेलेनियम भी आता है, सेलेनियम, सेलेनियम। ठीक है, ये मुख्यतः अर्धचालक हैं। अर्धचालक वे होते हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है, अर्थात जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो अर्धचालकों में वैद्युत चालन, अर्धचालकों में जो वैद्युत चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन व होल्स के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा? इलेक्ट्रॉन व होल्स, मतलब कोटर के द्वारा, अर्धचालकों में। तो शुद्ध अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। ठीक है, जबकि एन टाइप अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ होल्स। ठीक, एन टाइप अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। पी टाइप अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध अर्धचालक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं, क्योंकि अर्धचालकों में वैद्युत चालक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं, जबकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और होल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, एन टाइप बनाने के लिए आप 5 संयुक्त वाली अशुद्धि मिलाएंगे, मतलब वो धातु मिलाएंगे जिसकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस, एंटीमनी। और 3 संयुक्त वाली में एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम और इंडियम। आगे देखिए, इसके बाद आता है गतिशीलता। तो गतिशीलता आप किसे कहते हैं? गतिशीलता, जिसको कहते हैं मोबिलिटी। ठीक है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं।
तो किसी भी चालक तार के भीतर प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अपवाह वेग गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होल्स की गतिशीलता से ज्यादा होती है, ध्यान रखिए। तो गतिशीलता की परिभाषा दोबारा सुन लो। प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अपवाह वेग गतिशीलता कहलाता है। इसका मात्रक होता है, देखो, मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये मीटर पलट के जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा वोल्ट सेकंड। ठीक है, तो गतिशीलता का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा सीख लिया था आपने, तो अब देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक वैद्युत प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो R की परिभाषा आप दे सकते हैं, तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा तार में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को किसी भी चालक का प्रतिरोध कहते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, इसका मात्रक होता है, और 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर होता है 1 ओम के। ठीक है, ओम, जिसे हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आप यहां से इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर की बीमा बनाते हैं, तो ये लिखा हुआ है वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट को मैं W/Q यानी कि जूल प्रति कूलाम भी लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ जूल प्रति कूलाम एम्पियर। ठीक है, कूलाम को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर सेकंड। इस इधर देखो, तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम को लिख सकता हूँ मैं एम्पियर सेकंड, तो ये एम्पियर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा। और जूल की बीमा होती है ml स्क्वायर 3/2, एम्पियर की हो जाएगी a स्क्वायर, और t की हो जाएगी t समय की। तो देखो बीमा बनेगी क्या, फाइनल बीमा बनेगी ml स्क्वायर T−3 A−2। ठीक है, ये प्रतिरोध की बीमा बन गई है। ठीक, आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, तो प्रतिरोध से क्वेश्चन आता है, यदि किसी चालक की लंबाई में 2 गुना वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी चालक की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए या 5 गुना कर दिया जाए, तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, नया प्रतिरोध R' बराबर होता है n स्क्वायर इंटू R। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन कोई बनाता है, कोई क्वेश्चन है कि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में 3 गुना वृद्धि कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन है भाई, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो माना कि तार का पुराना प्रतिरोध R है, तो नया प्रतिरोध हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी दे दी, 3 गुना, तो कितना हो जाएगा नया प्रतिरोध, 9 गुना। ठीक है, यदि R का मान हमें दिया होता तो हम 9 से इसकी मल्टीप्लाई करके नया प्रतिरोध निकाल सकते थे। यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे कि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाती है, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा।
तो सेम यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे भी लगाना है। तो देखेंगे इसको, उसने कहा है कि तार की लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी जाती है, 10%। तो इसका मतलब है कि नई लंबाई पुरानी लंबाई प्लस लंबाई का 10% के बराबर होगी। ठीक है, हमने मान लिया कि तार की प्रारंभिक लंबाई, ये तार है कोई जिसकी प्रारंभिक लंबाई L थी, आपने इसको खींचकर इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी और इसकी लंबाई हो गई L डैश। तो L डैश की वैल्यू होगी पुरानी लंबाई प्लस लंबाई का 10%, यानी कि L डैश बराबर हो जाएगा 11/10L। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 11/10। तो कहने का मतलब है कि पहली लंबाई अगर 10 थी तो नई लंबाई इसकी 11 हो गई ये। ठीक है, तो यही तो n की वैल्यू है, कितने गुना हो गई। तो कितने गुना हो गई ये, नई लंबाई पुरानी लंबाई की 1.1 गुना हो गई। तो 1.1 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर इंटू आर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 121/100 आर डैश। तो आर नया प्रतिरोध कितना हो गया, पुराने प्रतिरोध का। अगर उसने कहा जाए कि नया प्रतिरोध कितना होगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये भी कहे कि तार का नया प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, नए प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि भी देखो, आपका नया प्रतिरोध आया यहां से, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, ये यहां से आपके 3 क्वेश्चन बन गए भाई। तो ये r डैश अपॉन r इज इक्वल टू आ गया 121/100। पुराना प्रतिरोध अगर 100 था तो नया प्रतिरोध 121 हो गया। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो गई, r% बराबर 21% आंसर। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो परसेंटेज वृद्धि वाले या लंबाई में गुना करके वृद्धि करने वाले दोनों ही क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध से पहले देखेंगे आप चालकता, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, सॉरी ये जी, वैद्युत चालकता। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता बराबर होता है 1/r, जिसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। तो हो जाएगा ओम इनवर्स का अन्य नाम होता है मो, इसका अन्य नाम होता है साइमन। ठीक है, तो या तो ओम इनवर्स या मो या साइमन, तीनों आपस में बराबर होते हैं जो वैद्युत चालकता के मात्रक होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे देखो, इसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध रो, सभी जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपने सुना होगा कि रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। एक फॉर्मूला और होता है इसका, यहां से पहले इसका मात्रक देखिए। देखो ये आर का मात्रक तो ओम हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो मीटर स्क्वायर से एक घात इसकी कम हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। कितना मात्रक हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल, जिसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अभी अभी आपको प्रतिरोध की बीमा लिखवाई थी, आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा क्या होती है, तो प्रतिरोध की बीमा यानी कि ओम की बीमा भी लिखवाई थी आपको, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3
A इनवर्स 2, ये प्रतिरोध की विमा थी, और मीटर की विमा क्या हो जाएगी L, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की विमा क्या हो जाएगी ml की घात 3, कितनी घात हो जाएगी 3, और t की घात -3, a की घात -3। इसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध की जगह आ जाता है विशिष्ट चालकता, अगर आ जाए तो विशिष्ट चालकता, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और विमीय फॉर्मूला हो जाएगा m इनवर्स L -3 t की घात +3 और a²। ठीक है, ये इसका विमीय फॉर्मूला है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखो एक प्रतिरोध का नया फॉर्मूला एक और होता है। यदि हमें किसी तार की लंबाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हो, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, R बराबर ml/ne² टो a। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपवाह वेग के आधार पर हमने ओम के नियम की जब व्युत्पत्ति करते थे आप 12th में, तो उस समय हम ये फॉर्मूला सिद्ध करते थे, जहां m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l है तार की लंबाई, n किसी धातु के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो शांतिकाल, और a क्या है तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और बाकी देखेंगे आगे। इसी प्रकार जिस प्रकार से R बराबर ml/ne² टो a होता है, इसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का भी एक नया फॉर्मूला होता है, ρ E/J, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या? किसी भी तार के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा तार में प्रवाहित धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q, और J बराबर तो आप सभी को पता ही है, अभी बताया था I/A। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।